हेलो एवरीवन, दिस इज भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। तो कल हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर ली हैं। किसकी? एमएड फर्स्ट सेम का जो सिलेबस चला हुआ है, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जो आपकी बुक है, उसकी हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर ली हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लेना। सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन हमारा चल रहा था, इसकी दोनों यूनिट कर ली हैं, फर्स्ट और सेकंड। और आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इश्यूज। जो ये आपकी बुक है, ये है आपकी डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड इट्स प्रॉब्लम। बीएड की जो बुक है वही, उसका नाम बदला हुआ है, इसके अंदर दे दिया है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इश्यूज। ठीक है, बीएड में इसका कुछ और नाम भी है, मैं इसका नाम भूल गई। है तो कुछ जो भी है, चलो छोड़ो। जिसके अंदर हमने वैदिक एजुकेशन, बुद्धिस्ट एजुकेशन, जैन एजुकेशन, मेडाइवल पीरियड, कॉलोनियल पीरियड, ये सारी चीज़ें, वुड्स डिस्पैच, मैकाले माइन्यूट्स, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इसकी यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे, यानी एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले की जो एजुकेशन थी उसको देखेंगे कि किस तरीके की एजुकेशन थी। तो टॉपिक जो है वो काफ़ी बड़े हैं, एक बारी में पूरी यूनिट कराना पॉसिबल नहीं है, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यानी वैदिक एजुकेशन को आज कंप्लीट करेंगे, फिर कल बुद्धिस्ट एजुकेशन, फिर चाइनीज एजुकेशन, फिर मेडाइवल इंडिया को करेंगे और फिर करेंगे कॉलोनियल पीरियड। इस तरीके से यूनिट 1 जो है आपकी कंप्लीट करेंगे। काफ़ी बड़ी यूनिट है, ठीक है, देखने में ही टॉपिक कम लग रहे हैं लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है। फिर उसके बाद यूनिट 2 पढ़ेंगे। वैसे आपके लिए कोई भी चीज़ें नई नहीं है कि भाई कुछ भी नया कंटेंट है, ये आपने बीएड में भी पहले से पढ़ लिया है, बस एक रिवीजन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देना, कर भी देते हैं। जो लोग नए जुड़ते हैं वो लोग शेयर कर दिया करें, जहाँ भी आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। एमएड ग्रुप में मोटिवेशन मिलता है, अगर लोग ज़्यादा देखते हैं तो फिर वीडियोस डिलीवर करने का मन भी करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वैदिक पीरियड को, यानी वेदकालीन। नाम आपने सुना होगा, वैदिक शिक्षा प्रणाली जो वेदों पे आधारित थी। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट का जो टॉपिक है वैदिक एजुकेशन, यानी वैदिक शिक्षा प्रणाली। वैदिक शिक्षा कैसी थी? देखो नाम से ही पता चल रहा है, वेद नाम सुना होगा आपने। वेद, हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन्हीं पे आधारित ये एजुकेशन थी। जो वैदिक पीरियड था वो 2500 बीसी से 500 बीसी तक था। ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, क्योंकि किसी बुक में 3000 से 500 दिया गया है, कहीं 1500 से 500 दिया गया है, तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, 4 वेद हमारे होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है, जहाँ से चीजें स्टार्ट हुई हैं। तो पढ़ते हैं, जो इस युग में विकसित हुई, जब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई। यह प्रणाली धार्मिक, आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों में गहराई से निहित थी और व्यक्तियों के समग्र विकास का लक्ष्य रखती थी। यानी जो ये एजुकेशन की नींव रखी गई थी ये ऋग्वेद पे थी, और इसका उद्देश्य था कि किसी भी इंडिविजुअल का क्या है, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना, उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट करना, यानी बच्चे क्या है पूरी तरीके से डेवलप हो सके, फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी, कोग्निटिवली, जैसे कि आज की पॉलिसीज में भी हम पढ़ते आ रहे हैं। वो ही पहले का ये था कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो जो वेदा वर्ड है वो संस्कृत का वर्ड है, विड वर्ड से आया, जिसका मतलब होता है जानना, टू नो। लिटरल मीनिंग ऑफ वेदा इज नॉलेज, यानी वेदा का जो अर्थ है वो होता है ज्ञान यानी नॉलेज। तो एजुकेशन जो थी वैदिक पीरियड में रिवोल्व अराउंड द टीचिंग एंड प्रिंसिपल्स फाउंड इन द ऋग्वेद। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि ऋग्वेद पे आधारित थी। जो ऋग्वेद के सिद्धांत हैं, जो ऋग्वेद की प्रिंसिपल्स हैं, टीचिंग्स हैं, वो सारे इसके इर्द गिर्द घूम रही हैं। यानी वैदिक एजुकेशन में जो हम पढ़ेंगे वो सारी चीजें हमने किससे ली हैं? ऋग्वेद से चीजें सीखी हैं। 4 वेदों में सबसे ज्यादा पुराना जो वेद है, ओल्डेस्ट जो वेद है, वो कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है,
एजुकेशन ड्यूरिंग दिस टाइम वाज इम्पार्टेड थ्रू द गुरुकुल सिस्टम। पहले के टाइम पे कोई स्कूल नहीं होते थे, कोई कॉलेज नहीं होते थे कि भाई पेड़ के नीचे पढ़ाने लग गए, या फिर गुरुकुल सिस्टम होते थे जहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़ते थे। और टीचर क्या है, जो फाउंडेशन नहीं बने रहते, मतलब गाँव में भी अगर आपने कहीं देखा हो, अब तो गाँव में भी कम मिलते हैं कि पेड़ के चारों तरफ फाउंडेशन बने रहते हैं, कुछ टीला सा हो कि वहां पे गुरु बैठे और नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं। या फिर एक प्रॉपर गुरुकुल सिस्टम होता था जहाँ पे गुरु जो है, टीचर जो है, टीचर को गुरु बोला जाता था और बच्चों को शिष्य बोला जाता था। इनकी जो टीचिंग थी वो किस चीज पे एम्फेसाइज थी, नॉट जस्ट एकेडमिक नॉलेज बट ऑल्सो कैरेक्टर बिल्डिंग। यानी उस टाइम की जो शिक्षा थी वो किस पे आधारित थी कि चरित्र निर्माण होना चाहिए बच्चे का, बच्चे के अंदर डिसिप्लिन हो, वो प्रैक्टिकल स्किल डेवलप कर सके, यानी खेतों में कमा के खा सके, लकड़ी का काम कर सके, सिलाई कढ़ाई बुने, मतलब ये सारी चीजों पे फोकस था, यानी प्रैक्टिकल स्किल पे फोकस था। नॉलेज उस टाइम पे कैसे ट्रांसमिट होती थी भाई, बोर्ड तो था, मतलब वो तो था नहीं कुछ लिखने का, या उस टाइम पे ना ये फोटोकॉपी वगैरह थी, ना टाइप करने का कुछ था, ना बुक्स थी। तो उस टाइम पे जो ज्ञान दिया जाता था वो ओरली दिया जाता था, जैसे आज के टाइम में कोई भी प्रवचन देता है। with the focus on memorization and recitation ensuring the preservation of the sacred text and tradition। यानी उस टाइम पे जो ज्ञान दिया जाता था उसे साथ के साथ ही याद करा देते थे। जैसे कोई भी महाराज या कोई भी बाबा लोग कोई भी लेक्चर दे रहे हैं, लेक्चर यानी सॉरी प्रवचन दे रहे हैं, और साथ के साथ कोई भी मंत्र बोल रहे हैं और सामने बैठे जो शिष्य हैं उनसे बोलने लगे कि इस मंत्र को बार बार रिपीट करो ताकि साथ के साथ याद हो जाए। ठीक है। करिकुलम included Vedic hymns, rituals, grammar, logic, astronomy, medicine and the arts। यानी पाठ्यक्रम में वैदिक रचनाएं थी, अनुष्ठान थे, व्याकरण थी, तर्कशास्त्र था, खगोल विज्ञान था, चिकित्सा और कला, ये सारे सब्जेक्ट शामिल थे। और भी सब्जेक्ट थे एक दो जो हम आगे पढ़ेंगे। शिक्षा को आजीवन प्रक्रिया माना जाता था और मुख्य रूप से ऊंची जातियों के लिए सुलभ थी। यानी बस थोड़ा सा कास्ट सिस्टम बहुत था कि जो ऊंची जाति के लोग थे उन्हें एजुकेशन दी जाती थी, नीचे जो निचला वर्ग है उस पर इतना फोकस नहीं होता था। ठीक है। लेकिन तब भी समावेशिता बनाए रखने के बहुत प्रयास किए गए थे जिससे कि भाई इक्वलिटी बनी रहे। ठीक है। कोई भी किसी का कंट्रोल नहीं था, सारा काम किसके अंडर था, गुरुओं के अंडर था, वो ही सब देखते थे, वो ही सब कंट्रोल करते थे। कोई ऐसा नहीं था जैसे आज के टाइम में, तो मतलब फ्री फ्रॉम स्टेट कंट्रोल था कि किसी भी चीज का कोई कंट्रोल नहीं था, सारा काम कौन देखते थे, गुरु करते थे, मतलब गुरुज के कंट्रोल में सारी चीजें थी। ठीक है। एजुकेशन बिल्कुल फ्री थी, कोई भी फीस वीस लेनी नहीं थी, बस ये अपनी तरफ से कोई दक्षिणा देना चाहे तो दे सकता है। इनकम का सोर्स क्या था कि भाई पैसा कहाँ से आ रहा है, जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे वहीं पे रह रहे हैं, तो सोर्स ऑफ इनकम क्या था कि कोई डोनेट कर रहा है, किसी ने अपनी इच्छा से दे दिए, कोई दान दे रहा है इस तरीके से, या फिर कोई बच्चा अच्छा पढ़ रहा है और वो उसके माँ बाप खुश होकर गुरु दक्षिणा दे रहे हैं, तो ये उनका सोर्स ऑफ इनकम था। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा की संरचना और संगठन कैसा था। तो शुरुआत में सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन जैसे आज दी जाती है, उस टाइम पे भी प्राइमरी एजुकेशन दी जाती थी, यानी प्राथमिक शिक्षा। उस टाइम पे एक संस्कार हुआ करता था, विद्या आरंभ संस्कार, जिसे बोलते थे कमेंसमेंट ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा की शुरुआत होना। तो शुरुआत कैसे होती थी कि भाई बच्चा 5 साल का हो गया, 5 साल के बच्चे को नहलाया धुलाया जाता है, पंडित बुलाया जाता है, मंत्र वगैरह बोले जाते हैं, और पूजा पूरी विधि विधान से, यानी भगवान की पूजा करके, देवी देवताओं को आगमन करके, सारे काम करके, और उसे एक जनेऊ पहनाया जाता है, और थोड़ा सा जैसे अनाज के दाने होते हैं ना, वो इकट्ठा करके उसकी उंगली पकड़ के और लिखवाया जाता है अल्फाबेट, वो होता था विद्या आरंभ संस्कार। वो 5 साल की एज में होता था। ठीक है। फिर उसके बाद हायर एजुकेशन होती थी। हायर एजुकेशन में क्या था, उपनयन संस्कार होता था, परफॉर्म एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन गुरुकुल, यानी बच्चा जब गुरुकुल में जाता था, यानी गुरुओं के पास जाता था अपना घर छोड़ के, जैसे हम लोग हॉस्टल में जाने लगे। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चा जब अपना घर छोड़ के गुरुकुल में जाता था तो वहां एंट्री होने के टाइम पे उपनयन संस्कार होता था। एडमिशन किस एज में होता था, यहाँ पे 8 से 12 साल का क्राइटेरिया था कि शुरुआत जो है वो 8 साल है, 12 साल तक। अब कैसे कैसे था कि जो क्षत्रिय का जो ब्राह्मण का बच्चा था, जो ब्राह्मण का बच्चा था उसकी आयु होती थी 8 साल, यानी 8 साल की उम्र में एडमिशन लेता था कौन, ब्राह्मण का बच्चा, और 10 साल की एज में क्षत्रिय का बच्चा लेता था। ठीक है।
10 साल की एज में क्षत्रिय का बच्चा एडमिशन लेता था हायर एजुकेशन में, और 12 साल की एज में वैश्य का बच्चा लेता था। ठीक है, ऑक्यूपेशनल जो व्यापारी लोग होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से था 8, 10 और 12, यानी 8 से 12 साल का ये सिलसिला था जब बच्चा हायर एजुकेशन लेने कहाँ पे जाता था, गुरुकुल के अंदर। वहां क्या होता था, उपनयन संस्कार। ठीक है, शुरुआत में क्या होता है, विद्यारंभ संस्कार, जब बच्चे की एजुकेशन स्टार्ट होती है, जब बच्चे की एज 5 साल होती है। फिर बच्चा हायर एजुकेशन के लिए घर छोड़ के कहाँ जाता था, गुरुकुल में, वहां पे उपनयन संस्कार होता था। ठीक है, उस टाइम पे एजुकेशन का क्या अर्थ था, देखो ये पढ़ लो, वैसे अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो इतना आप लिख भी नहीं पाएंगे, बस समझ लीजिए, थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, इसमें से 40% भी लिख देंगे तो भी काम हो जाएगा। इट वॉज यूज एज अ सिनोनिम ऑफ नॉलेज, यानी इसे ज्ञान, विनम्रता, अनुशासन के पर्याय के रूप में प्रयोग किया गया था। एजुकेशन को अलग अलग सब्जेक्ट की नॉलेज दी जाती थी, आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती थी, स्किल्स बच्चे के अंदर डाली जाती थी विद्या आरंभ संस्कार के बाद। ठीक है, आफ्टर द उपनयन संस्कार इन गुरुकुल्स वाज कॉल्ड एजुकेशन, इट वाज द नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन, यानी परिवारों में विद्यारंभ संस्कार के बाद तथा गुरुकुल में उपनयन संस्कार के बाद दिए जाने वाले विभिन्न विषयों का ज्ञान या कला या कौशल या प्रशिक्षण को शिक्षा कहा जाता था। ठीक है, यानी जो घर में पढ़ा रहे हैं, स्टार्टिंग में जो एजुकेशन दी थी, और जो गुरुकुल में जाके एजुकेशन लिए, उसे एक्चुअल में एजुकेशन बोला जाता था। ठीक है, जब बच्चा अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेता था तो फिर उसके बाद होता था समावर्तन संस्कार, यानी कॉन्वोकेशन सेरेमनी, जो कि गुरु बच्चों को बताते थे कि उन्हें कैसे रहना है, अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है, बहुत ज्यादा आलसी नहीं रहना है, सेल्फ स्टडी करनी है। और इट मीन्स द नॉलेज वाज एक्वायर्ड होल लाइफ थ्रू सेल्फ स्टडी, इट वाज वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, यानी जब हायर एजुकेशन उपनयन संस्कार पूरा हो जाता था या एजुकेशन हायर एजुकेशन उनकी कंप्लीट हो जाती थी, तब होता था समावर्तन संस्कार, यानी कॉन्वोकेशन सेरेमनी, जहां बच्चों को पाठ सिखाया जाता था कि अपने जीवन में तुम्हें क्या क्या काम करना है, कैसे सेल्फ स्टडी करनी है, कैसे ज्ञान अर्जित करना है। तो वो होता था वाइडर मीनिंग एजुकेशन का। ठीक है, अब एम एंड आइडियल्स ऑफ एजुकेशन, इसे कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हैं, एम भी बोल सकते हैं, आइडियल्स भी बोल सकते हैं। पेपर के अंदर जिस तरीके से पूछा जाए उस तरीके से लिख देना। शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श क्या थे। डॉक्टर अल्टीकर के वर्ड में अगर देखा जाए तो धर्म परायणता और सदाचार, मूल्यों की भावना का संचार, चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक और सामाजिक मूल्यों का परिवेश, यानी धर्म को अपनाना, सदाचार की भावना रखना और अपने चरित्र का निर्माण करना, व्यक्तित्व का विकास करना, नागरिक और सामाजिक मूल्यों का समावेश करना, ये सारे क्या थे, एम थे एजुकेशन के। पढ़ते हैं सारे एक एक करके। सामाजिक दक्षता को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण करना और प्रसार को प्राचीन भारतीय शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य और आदर्श के रूप में वर्णित किया गया है। यानी ये सारे जितने भी थे सारे उद्देश्य थे। सबसे पहला क्या है कि प्रिजर्वेशन एंड एनहांसमेंट ऑफ हेल्थ, यानी स्वास्थ्य का संरक्षण और संवर्धन, यानी कहते हैं ना स्वास्थ्य धन, यानी अपने शरीर का ध्यान रखना। आज के टाइम में शरीर का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। कुछ लोग तो इतना ज्यादा रखते हैं कि उनका पूरा रूटीन बना है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि बिल्कुल आलसी हैं कि बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो इनके टाइम पे स्वास्थ्य को धन माना जाता था, यानी स्वास्थ्य का ध्यान रखना। तो जितने भी वैदिक ऋषि थे, गुरु थे, उनका मानना था कि सेल्वेशन जो है अल्टीमेट एम होना चाहिए किसी भी ह्यूमन लाइफ का। सेल्वेशन क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति करना। ठीक है, यानी किसी भी इंसान का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति करना। और मोक्ष कब मिलेगा, जब हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी और हमारा माइंड हेल्दी रहेगा, तभी हम इस गोल को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों को सुबह जल्दी उठाया जाता था ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त कब होता है, 3 से 4 बजे के बीच में। फिर उसके बाद वो फ्रेश वगैरह होके, स्नान करके, फिजिकल एक्सरसाइज करके, हल्का फुल्का खाना खा के और अपने डेली रूटीन की तरफ बढ़ जाते थे। डेली रूटीन उनका क्या होता था कि भाई सुबह उठना, फिर उसके बाद जंगल की तरफ निकल जाना और नहाने खाने पीने की व्यवस्था करना, फिर गुरुओं के पास बैठना। गुरु उन्हें प्रवचन देते थे। ठीक है, और गुरु ये कहते थे कि तुम्हें जो गलत चीजें हैं उनसे दूर रहना है। न्यूट्रिशियस फूड वाज अरेंज्ड फॉर द स्टूडेंट एंड स्पेशल स्ट्रेस वाज लेड ऑन फिजिकल लेबर, यानी विद्यार्थियों के लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की जाती थी और शारीरिक श्रम पर विशेष बल दिया जाता था। और ऐसा नहीं है कि बच्चे सिर्फ आराम से बैठ के पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता था। बच्चे भी काम करते थे और गुरु भी काम करते थे।
अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है उसे तुरंत दवा दी जाती थी। बच्चों के दिमाग का ध्यान, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान, जिससे कि उनका भाई दिमाग भी ठीक रहे, और उनका झुकाव उचित सोच की ओर था। सत्य, अहिंसा, चोरी न करना, त्याग और ब्रह्मचर्य का पालन करना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, नशे से दूर रहना, ये सब सिखाया जाता था। ठीक है, यानी बेसिक वैल्यूज। फिर है डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। दूसरा जो एम है डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान के विकास। तो इनका चीफ एम था एजुकेशन का कि बच्चे का जो है ज्ञान का विकास होना चाहिए। इनके अकॉर्डिंग ज्ञान क्या था कि ज्ञानम मनुजस्यम तृतीयम नेत्रम। ठीक है, यानी ज्ञान जो होता है तीसरा नेत्र माना जाता था। तो वैदिक पीरियड के दौरान बच्चे को लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी, ग्रामर, एग्रीकल्चर और कैटल रियरिंग यानी पशुओं को चराना, आर्ट और स्किल, इन सारी चीजों में ट्रेन किया जाता था। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, भाई उनका आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए, तो इसके लिए उन्हें लिटरेचर पढ़ाई जाती थी, रिलीजन की गीता, भागवत, ये सारी चीजें, और इथिक्स, मोरल वैल्यूज भी उन्हें दी जाती थी। थर्ड जो एम है कि सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्यों का परिचय और पालन। तो बच्चों को जो है, छात्रों को समाज और राष्ट्र के प्रति भी परिचित कराया जाता था कि उन्हें कैसे चीजों का पालन करना है, कैसे शांति बना के रखनी है। समावर्तन संस्कार होता था जब एजुकेशन कंप्लीट हो जाती थी। तो गुरु क्या है, बच्चों को प्रवचन देते कि तुम्हें आगे की लाइफ कैसे बितानी है, वो सारी चीजें उन्हें बताते थे। तो दिस शर्मन इंक्लूडेड सर्विस टू पेरेंट, उन्हें ये बताया जाता था कि अब तुम्हें आगे क्या करना है। तो आगे क्या करना है कि भाई माता पिता की सेवा करनी है और पारिवारिक जीवन के कर्तव्यों का पालन करना है। गुरु छात्रों को 3 ऋण के बारे में बताता है। ऋण जिसे हम बोलते हैं, ऋण नहीं, 3 ऋण होते थे। एक तो पितृ ऋण, यानी कि तुम पिता का जो कर्ज है वो नहीं उतार सकते। दूसरा गुरु ऋण, यानी गुरु का तुम जो ऋण है उसे नहीं उतार सकते। और देव ऋण, चुकाने का उपदेश उन्हें दिया गया था कि तुम्हें किस तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करना है कि उनका जो भार है, जो उनका ऋण है, तुम चुका सको। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, यानी संस्कृति का संरक्षण और विकास, की अपनी संस्कृति को भी बचाना है और उसका विकास भी करना है। तो हमारी संस्कृति प्रारंभ से ही धर्मोन्मुखी रही है, यानी धर्म की तरफ ओरिएंटेड रही है। हमारा रहन सहन, खान पीन और रीति रिवाज, परंपरा, संस्कार, मूल्य सब किस पे हैं, धर्म पे आधारित है। तो वैदिक काल के दौरान शिक्षा का ये उद्देश्य भी था कि भाई हमारी संस्कृति जो है वो बची रहे और वो अगली पीढ़ी तक पहुंच पाए। ठीक है, वेद मंत्र कराए जाते थे, शाम की प्रार्थना विधि सिखाई जाती थी कि शाम में पूजा पाठ कैसे करनी है, और उन्हें हवन वगैरह भी सिखाया जाता था कि हवन कैसे करना है। तो वैदिक काल के दौरान शिक्षा इतनी व्यवस्थित रूप में चलती थी कि प्रभाव में लोग स्वेच्छा से वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे, यानी उन्हें ऐसी एजुकेशन दी जाती थी कि भाई जब उनकी हायर एजुकेशन कंप्लीट होती थी तो उसके बाद कुछ लोग तो गृहस्थ आश्रम में जाते थे, गृहस्थ यानी अपना घर बसाया और आगे की जिम्मेदारी निभाई, और कुछ क्या है अपनी मर्जी से ही वनप्रस्थ में चले जाते थे, यानी ऋषि मुनि बन जाते थे। ठीक है, तो गृहस्थ आश्रम के बाद वे अपना स्वयं जंगलों में अध्ययन करना, चिंतन, सीखने और मनन करने और नए नए तथ्यों की खोज में बिताते थे। गृहस्थ में भी ये काम करते थे वे। आश्रम में इनमें से कुछ लोगों ने संन्यास आश्रम में प्रवेश लिया और ध्यान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति करी। संन्यास में मतलब शादी वादी नहीं करनी, संन्यास ले लिया। नेक्स्ट जो है मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट है, यानी नैतिक और चारित्रिक विकास। तो उन्हें रिलीजन और एथिक्स के बारे में पढ़ाया जाता था शुरुआत से ही। ठीक है, कुछ एक्टिविटी में उन्हें ट्रेन किया जाता था, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करेंगे, अपने जो इंद्रियां हैं उन्हें कैसे कंट्रोल करेंगे कि किसी चीज की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है ना, खुद पे कंट्रोल करना है। तो ये सारी चीजें बच्चों को सिखाई जाती थी। एजुकेशन ऑफ लाइवलीहुड, आर्ट्स एंड स्किल, यानी आजीविका, कला और कौशल की शिक्षा दी जाती थी कि भाई अब चलो ये चीज तो सीख ली, लेकिन अपना घर कैसे चलाओगे। तो घर चलाने के लिए उन्हें खेती बाड़ी सिखाई जाती थी, पशु चराने सिखाए जाते थे, और भी बहुत सारे कौशल हैं जिनमें उन्हें निपुण किया जाता था। ठीक है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, उनका आध्यात्मिक विकास भी किया जाता था कि भाई उनका अल्टीमेट एम एजुकेशन का ये होना चाहिए कि जो इनर साउल है या आउटर एस्पेक्ट है वो क्या होना चाहिए, प्योरीफाई होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि वो साल्वेशन की तरफ चले, मोक्ष की तरफ जा सकें। उन्हें कौन कौन सी एक्टिविटी, वही जो अभी हमने पढ़ी है कि भाई अगर तुम्हें आध्यात्मिक विकास तुम्हारा करना है तो तुम्हें पहले अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तुम्हारा जितना भी काम है वो रिलीजन बेस्ड होना चाहिए। शाम की पूजा करो तुम, और जितने भी यज्ञ हैं, हवन है, वो करें।
तो ये एम था, एम मान सकते हैं, आइडियल मान सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक मान सकते हैं, फीचर्स मान सकते हैं, ये सारी चीजें सेम है। अब पाठ्यक्रम कैसा था, करिकुलम का करिकुलम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। शुरुआत में एजुकेशन में क्या पढ़ाते थे कि भाई लैंग्वेज, ग्रामर, प्रोसोडी, सिंपल कैलकुलेशन यानी जोड़ घटा गुना भाग ये सब, और थोड़ा बहुत भगवान के बारे में पूजा पाठ करना, रिलीजियस एक्टिविटी, मोरल स्टोरीज की कहानियां सुना देना जैसे हम लोगों को सुनाई जाती थी बचपन में, ठीक है। हायर एजुकेशन में क्या था, और थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता था कि भाई ग्रामर पढ़ा दी, रिलीजन, इथिक्स ये सारी चीजें पढ़ा देना, और उन्हें ये बताना कि तुम्हें कैसे सुबह उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, खाना है, पीना है, नहाना धोना, अपने खाने की व्यवस्था करनी है, और टीचर्स के लिए भी उनके बैठने की व्यवस्था करनी है, सारी चीजें। वैदिक लिटरेचर उन्हें पढ़ाई जाती थी, रिलीजियस परफॉर्मेंस, एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल साइंस, मिलिट्री साइंस, एग्रीकल्चर, ये सारे सब्जेक्ट हायर एजुकेशन में पढ़ाए जाते थे, ठीक है। कुछ और भी सब्जेक्ट थे जैसे कि हिस्ट्री, पुराण, एस्ट्रोनॉमी, जूरिस्प्रूडेंस, इकोनॉमिक्स, देव विद्या, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, ये सारी चीजें। नेचर के आधार पे कैसा करिकुलम था, मेटीरियलिस्टिक, यानी मेटीरियलिस्टिक में क्या था, लैंग्वेज, ये सारे वो सब्जेक्ट और ऐड कर दिए गए हैं कि भाई लैंग्वेज, ग्रामर, न्यूमरोलॉजी, एग्रीकल्चर, कैटल रियलिंग, म्यूजिक, डांस, स्किल्स में काटना, बुनना और लकड़ी का काम करना, मेटल का काम करना, क्राफ्ट, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट। पर स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक में क्या था, आध्यात्मिक में वेद, वेदांगास, उपनिषद, ये सारी चीजें, थियोलॉजी, इथिक्स कि कौन कौन सी एक्टिविटीज होनी चाहिए कि भाई तुम अपनी इंद्रियों पे कैसे कंट्रोल कर सकते हो, रिलीजन बेस्ड कंडक्ट, मोड ऑफ वर्शिप तुम्हारा क्या होना चाहिए, पूजा कैसे करोगे, शाम के यज्ञ कैसे करोगे, ठीक है। अब शिक्षण के तरीके क्या थे, कैसे पढ़ाया जाता था, उस टाइम पे पेन पेपर तो था नहीं, बुक नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो उस टाइम पे क्या होता था, नकल, दोहरा और रटने की विधि चलती थी। बस गुरु क्या है, एक्सप्लेन कर रहे हैं और चित्रण विधि से पढ़ा रहे हैं। स्टेटमेंट, डेमोन्स्ट्रेशन और प्रैक्टिस के द्वारा पढ़ाया जाता है, यानी कथन, प्रदर्शन और अभ्यास विधि के द्वारा। क्वेश्चन आंसर, डिस्कशन और डिबेट मेथड के द्वारा पढ़ाया जाता था। श्रवण, मनन और निध्यासन यानी सुनना, सीखना और अभ्यास करना। अभ्यास कैसे करते थे कि भाई उन्हें पशु चराने बताया जा रहा है कि कैसे पशुओं का खाना लाना है, चराना कैसे, तो उसका अभ्यास कैसे करेंगे, तो उन पे एक्सपेरिमेंट करके करेंगे, है ना। तर्क विधि से पढ़ाया जाता था और कहानियों के द्वारा। मीडियम क्या था उस टाइम पे एजुकेशन का, सारी चीजें किस में थी, संस्कृत में थी, ठीक है। मॉनिटोरियल सिस्टम था। डिसिप्लिन कैसा था, डिसिप्लिन बहुत ही स्ट्रिक्ट हुआ करता था, शुरुआत में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था। डिसिप्लिन का मतलब था फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल कंट्रोल, यानी शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए और दिमागी रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए और स्पिरिचुअल कंट्रोल भी होना चाहिए। फिजिकल कंट्रोल यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना, गलत चीजों से दूर रहना, जैसे कि जो भी अट्रैक्टिव चीजें होती हैं, परफ्यूम नहीं लगाना, ठीक है। एंटरटेनमेंट, डांस नहीं करना है कहीं भी, लिख रहा है ऐसा, है ना। ऑब्जर्वेशन ऑफ सेलिवेसी यानी गलत चीजों से दूर रहना, फ्रेग्रेंस, एंटरटेनमेंट, डांस एंड म्यूजिक और धूम्रपान, ये सारी चीजें जो टॉक्सिक चीजें हैं उन सारी चीजों से, गैम्बलिंग और गायों को मारना, ये सारी चीजें, और झूठ बोलना या फिर किसी की चुगली करना, इन सारी चीजों से दूर रहना। मेंटल कंट्रोल में क्या आती थी कि अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना, सच बोलना और नॉन वायलेंस ऑब्जर्व करना, नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना, रिनंसिएशन, सेलिबेसी, इन सारी चीजों से दूर रहना, ठीक है। त्याग, ब्रह्मचर्य, काम, क्रोध, लोभ, मोह, नशे से दूर रहना। आध्यात्मिक का क्या अर्थ था कि आत्मा के स्वरूप को पहचानना, जो बाबा लोग कहते हैं कि अपनी आत्मा को पहचानो, सभी के समान पहचान को मानना और सार्वभौमिक कल्याण के लिए काम करना। ड्यूटीज ऑफ स्टूडेंट यानी जो बच्चे हुआ करते थे, शिष्य, उनकी क्या ड्यूटी थी, ड्यूटीज थी। जो गुरुकुल में रहते थे उन बच्चों का काम क्या था, गुरु की सेवा करना, जो भी गुरु के काम है वो सारे काम करना, जो भी उनकी जरूरत के सामान हैं, चीजें हैं, वो सारी अवेलेबल कराना, यज्ञ वगैरह जो है उसकी सारी तैयारियां करना, और उस टाइम पे भिक्षा मांगने जाया करते थे, ठीक है। भिक्षा मांगने जाया करते थे तो बच्चे भी जाते थे। बच्चों से भिक्षा इसलिए मंगवाई जाती थी ताकि उनके अंदर उदारता की भावना रहे, ठीक है। उस टाइम पे जो मेन ड्यूटी थी बच्चों की वो वैसे तो पढ़ना था, वो सारी चीजें सीखते थे गुरु से। गुरु के इंस्ट्रक्शन जो है वो बिल्कुल पोलाइटली फॉलो करते थे कि जैसे गुरु ने आज्ञा कर दी उसी तरीके से बच्चे काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से पूरा जीवन उनका चलता था, सिंपल और वेल रेगुलेटेड।
रिलेशन कैसे थे, यानी गुरु शिष्य का जो संबंध था वो कैसा था। गुरु को जो बच्चे हैं वो अपने फादर की तरह मानते थे, पिता की तरह, और गुरु बच्चों को अपने बच्चों की तरह मानते थे। स्टूडेंट्स को बिल्कुल अपने बेटे की तरह, अपनी बेटी की तरह, बच्चों की तरह मानते थे। ठीक है। He never let him suffer in any way and always work towards his all round development, यानी किसी भी तकलीफ में या किसी भी पीड़ित उन्हें नहीं होने दिया जाता था और हमेशा उनका ध्यान रखा जाता था ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। गुरुकुल आप लोगों को पता चली गया कि गुरुकुल क्या थे, गुरु के घर जहां पे बच्चे पढ़ते थे, सारे बच्चे इकट्ठे होते थे और गुरु लोग भी वहीं पे रहते थे, तो वो गुरुकुल कहलाते थे। लेकिन वो घर छोड़ के गुरुकुल में जाते थे बच्चे पढ़ने। ठीक है, जैसे स्कूल कॉलेज या फिर हम कहीं भी जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वो क्या है, उस टाइम के गुरुकुल थे। इस तरीके से आज भी हैं गुरुकुल, बोर्डिंग हाउस जिन्हें हम बोल सकते हैं। क्वालिटी क्या थी गुरु की, वही मतलब जो हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, जो ओवरऑल अच्छी अच्छी चीजें हैं वो सारी क्वालिटीज में लिख दी गई हैं। तो टीचर जो थे वैदिक एज के अपर मोस्ट कैलिबर इन द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, यानी शिक्षक ज्ञान और आध्यात्मिक विकास के मामले में समाज में सर्वोच्च क्षमता रखते थे, गुरुकुलों में निवास करते थे और उन्होंने हमेशा अपने विचारों को धार्मिक और आध्यात्मिक विकास पर जोर दिया। ठीक है। Obligation of the Shishya was on gurus who continuously tried to improve the qualities of their learners so that they might become better than themselves, यानी जो बच्चे होते थे, जो शिष्य थे, उन पे इतना ध्यान दिया जाता था कि ताकि वो गुरु से आगे निकल सके, गुरु से और भी बेटर बन सके। ठीक है। गुरुओं का जो उस टाइम पे जिम्मेदारी थी वो थी कि सही रास्ता दिखाना, किसी भी बच्चे को सही रास्ता दिखाना, उसे मोक्ष की प्राप्ति कराना, उसे अल्टीमेट ट्रुथ दिखाना, उसे सच्चाई का सामना कराना। उस टाइम पे प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, वैसे गुरुकुल तो था ही, एक हुआ करता था टोल में एक ही शिक्षक होता था। इसमें मुख्यतः संस्कृत के आधारभूत शिक्षा प्रदान की जाती थी, यानी जो बेसिक एजुकेशन थी वो किस में दी जाती थी, संस्कृत में। चरण हुआ करते थे, चरण में वेद में एक अंग की ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। यहाँ अध्यापन करने वाले शिक्षक को उपाध्याय बोला जाता था और चरण में भी टोल की भांति एक ही शिक्षक यानी एक टीचर होता था। एक घटिका नाम के होते थे, घटिका में धर्म और दर्शन की उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान की जाती थी, यानी धर्म के बारे में पढ़ाया जाता था, दर्शन शास्त्र के बारे में पढ़ाया जाता था। इसमें क्या है, अनेक शिक्षक अध्यापन करते थे। गुरुकुल हम पढ़ते ही आ रहे हैं, गुरुकुल में वेद, धर्मशास्त्र, साहित्य, व्याकरण सारी चीजों की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन गुरुकुल में एक मुख्य शिक्षक होता था, बाकी नॉर्मल मतलब एक हेड हो गया, बाकी और छोटे टीचर्स हो गए। और जो बच्चे थे वो एक तरीके से जो मतलब अच्छे बच्चे हैं या बड़े हैं उन्हें मॉनिटर का रोल दे दिया जाता था। ठीक है। परिषद हुआ करते थे, ये भी गुरुकुल की भांति ही होते थे। विद्यापीठ होती थी, विशिष्ट विद्यालय होते थे, मंदिर विद्यालय होते थे, इन्हें पढ़ने की जरूरत इतना है नहीं। ठीक है। ब्राह्मणिकल कॉलेज होते थे, ब्राह्मणीय कॉलेज, महाविद्यालय। इन महाविद्यालय में चारों वेद, पुराण, तर्क, न्याय, व्याकरण, राजनीति ये सारी शिक्षा इन सब की दी जाती थी। यूनिवर्सिटीज होती थी, जैसे तक्षशिला है, विक्रमशिला है, वल्नी, काशी, कांची, धरा इत्यादि, ये सारे क्या हैं, उत्तम शिक्षा केंद्र थे। वोमेन्स के एजुकेशन में इतना ध्यान इन्होंने नहीं दिया था, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। शुरुआत में जो है एजुकेशन फ्री थी सभी के लिए, चाहे वो किसी भी स्टेटस का हो, कास्ट का हो, जेंडर का हो, लेकिन तब भी ज्यादा फोकस जो है वो हायर कास्ट पे दिया जाता था। ठीक है, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। जैसे जैसे बाद का वैदिक काल आया, इसमें एजुकेशन वर्ण में दी जाने लगी, यानी जो शूद्र वर्ग की महिलाएं थी उन्हें उच्च शिक्षा के अधिकार से पूरी तरह वंचित था। ठीक है। जैसे ब्राह्मण की जो महिला थी उन्हें एजुकेशन अच्छी मिलती थी, या किसी गुरु के घर से कोई महिला है तो उसे अच्छी एजुकेशन मिलती थी, लेकिन जो शूद्र वर्ग की स्त्रियां थी वो एजुकेशन से थोड़ी सी वंचित थी। ठीक है, डेप्राइव थी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कॉमन फैमिलीज की जो महिलाएं थी उन्हें हायर एजुकेशन ना के बराबर मिलती थी, बस जो राजा महाराजाओं की बेटी थी उन सभी को ही गुरुकुल में एडमिशन मिलता था। मेरिट्स क्या है, गुण क्या है इसके, कि भाई फ्री एजुकेशन मिलती थी, अच्छे मेथड्स थे पढ़ाने के जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, डिसिप्लिन लाइफ थी टीचर्स की भी और बच्चों की भी, ऑल राउंड डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता था कि बच्चे की पर्सनैलिटी पूरी तरीके से डेवलप हो जाए,
स्पिरिचुअल और मोरल वैल्यूज सिखाई जाती थी और बच्चे को बाद के जीवन के लिए तैयार किया जाता था कि वो अपनी लाइफ को कैसे व्यतीत करेगा। ठीक है, रिलेशन जो है टीचर के और बच्चों के बहुत ही अच्छे रहते थे, यानी सौहार्दपूर्ण और पूरे रेस्पेक्टफुल उनका जो रिलेशन रहता था। टीचर का स्टेटस बहुत हाई था, यानी जो शिक्षक का दर्जा था वो बहुत ऊंचा माना जाता था। करिकुलम बहुत ही व्यापक था, इसमें धर्म से लेके चीजें पढ़ाई जाती थी और व्यावसायिक शिक्षा भी शामिल थी। डिमेरिट्स क्या थी कि भाई हर चीज के गुण होते हैं तो दोष भी होते हैं, यानी हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो रिजिडिटी इन इंस्ट्रक्शन यानी निर्देशों में कठोरता थी कि भाई गुरु ने अगर कोई भी ऑर्डर दे दिया, कोई भी कुछ भी बोल दिया तो वो पालन करना ही करना है। एजुकेशन जो है वो स्टेट की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, सिर्फ गुरु की जिम्मेदारी थी। अब देखो गुरु को कितनी टेंशन रहती होगी, मानो किसी ने दान नहीं दिया तो भाई कैसे पढ़ाएगा वो, है ना। तो एजुकेशन जो है वो स्टेट की जिम्मेदारी नहीं थी। डिसिप्लिन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था। डिड नॉट एनकरेज सेल्फ एक्सप्रेशन ऑफ स्टूडेंट, सिर्फ बच्चे मौन ही रहते थे। टीचर बस वो गुरु क्या है प्रवचन दे रहे हैं, बच्चों की जो आत्म अभिव्यक्ति थी वो बाहर नहीं निकल के आती थी, ना ही उसे प्रोत्साहित किया जाता था। अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस ऑफ द टीचर वाज एक्सपेक्टेड, यानी बस शिक्षक ने जो कह दिया वो ही मानना है, बिना किसी क्वेश्चन करे। उनसे कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन नहीं करना, बस उनका ये परसेप्शन था कि जो हम बोले वो ही बच्चा करे। इंस्ट्रक्शन जो दिए जाते थे यानी जो पढ़ाया जाता था बच्चों को, वो ओरली या वर्बल तरीके से पढ़ाया जाता था कि बस बोल के पढ़ा दिया। रिपीटेटिव था और रोट लर्निंग की जरूरत थी। फीमेल की एजुकेशन पे कोई खास ऐसा ध्यान नहीं दिया गया और बहुत ज्यादा जो ध्यान था वो रिलीजियस एजुकेशन पे था, मोरल एजुकेशन पे, यानी कि बस किसी तरीके से मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। धर्म की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान था और नैतिक शिक्षा पे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। वैदिक एजुकेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। आप अगर इसे अच्छे से सुन भी लेंगे तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है तो आप आसानी से लिख सकेंगे चीजों को। ठीक है, इतना हार्ड इतना टिपिकल कुछ भी नहीं है, कहानी की तरह बना के लिखिए। जो आपको चीजें समझ आ रही हैं उस तरीके से लिख सकते हैं, बस लैंग्वेज आपकी सही होनी चाहिए। चाहे आप बीएड के स्टूडेंट हैं, चाहे आप एमएड के स्टूडेंट हैं, जहां भी वैदिक एजुकेशन पूछा जाता है वहां इक्वली हेल्पफुल है ये। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देना, शेयर कर देना जहां भी एमएड ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं। बस इतना ही काफी है।